सड़क पर मार्च करते ये लोग किसी सेना के जवान नहीं, बल्कि उग्र इस्लामिक संगठन पीएफआई अर्थात पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। पीएफआई के सदस्यों को सड़कों पर यूं परेड करता देख आज से ठीक 100 साल पहले सन 1921 में केरला के मालाबार में मुसलमानों द्वारा किए गए हिंदुओं के नरसंहार अर्थात मालाबार हत्याकांड की दर्दनाक यादें ताज़ा हो जाती हैं। उस समय भी मुसलमानों की हथियारबंद फौज इसी प्रकार केरला की सड़कों पर परेड किया करती थी। पीएफआई एक धन संपन्न संगठन है जिसकी स्थापना सन 2006 में केरला में की गई थी। भारत के विभिन्न राज्यों में पहले से काम कर रहे इस्लामिक संगठनों केरला के नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, कर्नाटका के कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु के मनिता नीति पसराई को मिलाकर पीएफआई की स्थापना की गई थी। बाद में 2009 में गोवा के सिटीजन्स फोरम, राजस्थान के कम्युनिटीज सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी, पश्चिम बंगाल के नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति, मणिपुर के लिलोंग सोशल फोरम और आंध्र प्रदेश के एसोसिएशन फॉर सोशल जस्टिस का भी विलय पीएफआई में करके इसे बृहद रूप दे दिया गया था। राजनीति में भी पीएफआई की दखल है। एसडीपीआई अर्थात सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक राजनीतिक संगठन है जो पीएफआई से जुड़ा है। पीएफआई की स्थापना के बाद से ही देश विरोधी एवं आतंकवादी घटनाओं में बार बार पीएफआई का नाम सामने आता रहता है। 2006 में भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिए जाने पर इस्लामिक आतंकवादी संगठन सिमी अर्थात स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के अधिकांश सदस्य पीएफआई में शामिल हो गए थे। उदाहरण के लिए पीएफआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा अब्दुल रहमान पहले सिमी का राष्ट्रीय सचिव था और पीएफआई का प्रादेशिक सचिव रहा अब्दुल हमीद पहले सिमी का भी प्रादेशिक सचिव था। वर्तमान में भी सिमी के कई पूर्वाधिकारी पीएफआई में विभिन्न पदों पर नियुक्त हैं। केरला पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने हाईकोर्ट को सूचित करते हुए कहा था कि पीएफआई कुछ और नहीं बल्कि प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन सिमी का ही नया चेहरा है और ये देश विरोधी कार्यों में संलिप्त है। अब तक केवल केरला को ही पीएफआई का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब पूरे भारत में पीएफआई का नेटवर्क फैल चुका है। पीएफआई ने अपना कार्यालय भी केरला से दिल्ली के शाहीन बाग में स्थानांतरित कर लिया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसीज की रिपोर्ट के अनुसार सन 2011 में मुंबई में हुए बम धमाकों, 2012 में पुणे में हुए बम धमाकों और 2013 के हैदराबाद धमाकों में भी पीएफआई की अहम भूमिका थी। 2020 में बसंत पंचमी के अवसर पर पीएफआई के आतंकवादियों ने पूरे भारत में सीरियल ब्लास्ट करने की योजना बना रखी थी। इसका पता तब चला जब उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने लखनऊ से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 सदस्यों अंसद बदरुद्दीन और फिरोज खान को गिरफ्तार किया। जांच करने पर पता चला कि पीएफआई के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपना अंडरग्राउंड नेटवर्क तैयार कर लिया है। इन लोगों ने ऐसे हिट स्क्वाड बना रखे हैं जो एक इशारे पर किसी भी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों को गोपनीय तरीके से ट्रेनिंग भी दी जाती है और उन्हें सीधा निर्देश दिया जाता है कि वे खुद को पीएफआई से जुड़ा हुआ न बताएं, ताकि सुरक्षा एजेंसियों की नजर उन पर ना पड़े। इन सभी लोगों को अलग अलग कोड वर्ड दिया गया है जिससे सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। 2019-20 में देश भर में सीएए और एनआरसी के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों का भी पीएफआई से गहरा संबंध था। नागरिकता कानून के विरोध में फैली हिंसा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के शामली से 19 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने 31 लोगों को गिरफ्तार किया था। शामली के तत्कालीन एसपी विनीत जायसवाल ने बताया था कि इनमें से 14 व्यक्ति पीएफआई के सदस्य हैं। पीएफआई का बेहद महत्वपूर्ण सदस्य मोहम्मद शादाब भी गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल था।
वहीं लखनऊ के तत्कालीन एसपी कलानिधि नैथानी ने भी सूचना देते हुए कहा था कि नागरिकता कानून पर लखनऊ में फैली हिंसा के मास्टरमाइंड नदीम, वसीम और अशफाक को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों का संबंध पीएफआई से है। सीएए और एनआरसी के विरोध में शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन और दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों को फंडिंग करने के आरोप में पीएफआई के अध्यक्ष परवेज और सचिव इलियास को गिरफ्तार कर 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया था। राम जन्मभूमि केस का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आने के बाद पीएफआई ने बिहार के कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा में मुसलमानों के मजहबी उन्माद को भड़काने के लिए उकसाने वाले पोस्टर लगाए थे, जिन पर लिखा था 6 दिसंबर को भूलना नहीं है। 2020 में हुए हाथरस कांड में भी पीएफआई का नाम सामने आया था। पीएफआई ने मोटी रकम खर्च करके हिंदुओं के बीच जातीय संघर्ष कराने की योजना बनाई थी। इसका पता तब चला जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुजफ्फरनगर के अतीकुर रहमान, मल्लापुरम के सिद्दीक कप्पन, बहराइच के मसूद अहमद और रामपुर के आलम को गिरफ्तार किया था। 2013 की एक रिपोर्ट के अनुसार पीएफआई ने मुसलमानों को ट्रेनिंग देने के लिए केरला के उत्तरी कन्नूर में एक कैंप का आयोजन किया था। शिकायत करने पर केरला पुलिस ने कैंप पर रेड किया तो कैंप से उन्हें तलवार, बम, आदमी की तरह दिखने वाले लकड़ी के पुतले, देसी पिस्तौल और आईईडी ब्लास्ट में काम आने वाली चीजें मिली। कैंप से कुछ बैनर, पोस्टर भी बरामद हुए जो आतंकी गतिविधि में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करने वाले थे। 2 मई 2003 को केरल के मराड़ बीच पर मुसलमानों ने 9 हिंदुओं की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। हिंदुओं की हत्या करने के बाद ये मुसलमान पास में ही स्थित जुमा मस्जिद में छुप गए थे। जब पुलिस द्वारा चेतावनी दिए जाने पर भी ये हत्यारे बाहर नहीं आए तो पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए मस्जिद के अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन इन मुसलमान हत्यारों के पक्ष में वहां सैकड़ों की संख्या में मुसलमान पुरुष और महिलाएं इकट्ठा हो गए थे और इन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया था। इस बहुचर्चित केस को मराड़ नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। जांच के बाद सामने आया था कि मुसलमानों द्वारा हिंदुओं की हत्याएं आकस्मिक उपजे विवाद से नहीं बल्कि सुनियोजित रूप से पूरी तैयारी के साथ की गई थी। मस्जिद में से देशी बम, पेट्रोल बम, खंजर, तलवारें, भाले और भी बहुत से हथियार प्राप्त हुए थे और इस घटना को अंजाम दिया था तत्कालीन नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट ने, जो 2006 में पीएफआई के निर्माण का आधार बना। जनवरी 2011 में पीएफआई के सदस्यों ने प्रोफेसर टीजे जोसेफ पर इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद का अपमान करने का आरोप लगाकर प्रोफेसर का हाथ काट दिया था। इस केस में केरला पुलिस ने पीएफआई से संबंध रखने वाले 27 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट फाइल की थी। दक्षिण भारत में आरएसएस के सदस्यों की हत्या के आरोप में भी पीएफआई का नाम अक्सर सामने आता रहता है। उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को भयभीत करने के उद्देश्य से अगस्त 2012 में चलाए गए एसएमएस कैंपेन के आरोप भी पीएफआई पर लगे थे। इस हेट कैंपेन के बाद पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और दिल्ली से लगभग 30,000 लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 11 अगस्त 2020 को कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में हुए हिंसक दंगों के तार भी पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े थे। ये बात तब सामने आई थी जब एनआईए ने एसडीपीआई के सदस्य सईद अब्बास को गिरफ्तार किया था। भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर दूसरे देशों में हो रही आतंकी गतिविधियों में भी पीएफआई शामिल है। पीएफआई और एसडीपीआई का ग्लोबल इस्लामिक आतंकी संगठन आईएस अर्थात इस्लामिक स्टेट से भी गहरा संबंध है। केरला पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कम से कम 6 व्यक्ति जो पीएफआई से जुड़े थे इस्लामिक स्टेट के पक्ष में युद्ध करने के लिए सीरिया गए थे। जुलाई 2016 में कासरगोड से अचानक 15 युवा मुसलमानों का गायब होने के बाद जांच करने पर पता चला कि ये सभी मुसलमान इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए सीरिया और इराक गए थे। इसके पीछे पीएफआई के सदस्यों की ही भूमिका मानी जाती है। इस्लामिक स्टेट ही नहीं, लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा
और हिजबुल जैसे दूसरे इस्लामिक आतंकी संगठनों से भी पीएफआई के संबंध होने के साक्ष्य मिले हैं। 21 अप्रैल 2019 को ईस्टर के दिन श्रीलंका में हुए सीरियल ब्लास्ट का भी पीएफआई से लिंक सामने आया था। श्रीलंका में हुए इन हमलों में 290 लोग मारे गए थे। भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी पीसी कटोच के अनुसार पीएफआई के लिंक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से भी हैं। पीएफआई ने सामाजिक कार्य करने का दिखावा करने व अपने जिहादी उद्देश्यों को छुपाने के लिए अलग अलग शाखाएं भी बनाई हैं, जैसे महिलाओं के लिए एनडब्ल्यूएफ अर्थात नेशनल वुमेन्स फ्रंट, स्टूडेंट्स के लिए सीएफआई अर्थात कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। पीएफआई मुसलमानों के लिए सभी सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में अलग से आरक्षण की मांग करने के साथ साथ शरिया कोर्ट्स की भी मांग करता है। वैसे तो पीएफआई खुद को न्याय, आजादी और सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले आंदोलन के रूप में वर्णित करता है, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य पूरे भारत से गैर मुसलमानों को समाप्त करके इस्लामिक शासन स्थापित करना है। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए पीएफआई को हवाला के जरिए विदेशों से भारी मात्रा में फंडिंग मिलती है, जिसके दम पर पीएफआई ने अपनी एक प्राइवेट आर्मी भी बना ली है। ये आर्मी भारत में सभी गैर इस्लामिक लोगों के लिए एक गंभीर खतरा है। आए दिन पीएफआई और एसडीपीआई का नाम देश विरोधी गतिविधियों, हत्या, अपहरण, हथियार रखने, सांप्रदायिक दंगे कराने, हेट स्पीच, मजहबी कट्टरपन को बढ़ावा देने, लव जिहाद, जबरन धर्म परिवर्तन कराने, आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने, देश विरोधी ताकतों से संबंध रखने, अवैध रूप से चंदा लेने जैसे संगीन अपराधों में आता रहता है। पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों के कारण विभिन्न राज्य सरकारों ने या तो पीएफआई को प्रतिबंधित कर दिया है या केंद्र सरकार से पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कर रही है। लेकिन इतना होने पर भी केंद्र सरकार पीएफआई पर कोई कार्यवाही करती दिखाई नहीं देती है। पूरी जानकारी होते हुए भी ये राजनीतिक पार्टियां इन संगठनों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती है, बल्कि इन्हें पनपने देती है। और जब ये मजहबी कट्टरपंथी संगठन हिंदुओं की हत्याएं करते हैं तो ये पार्टियां हिंदुओं से हमदर्दी का झूठा दिखावा करती हैं और हिंदुओं को इनका डर दिखाकर राजनीतिक फायदा उठाती हैं।